नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है जीएस फुल टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज से हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन करके इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वेद और सूची 2 में ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो ऐत्रेय है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। सोमवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो पंचविश है, तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ है, तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए डाकयार्ड, ऑप्शन बी फारस की मोहरें, ऑप्शन सी है 3 युगल समाधियां और ऑप्शन डी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुआ है, ना कि लोथल से। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है अवशेष। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के से संबंधित निम्नलिखित किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है? ऑप्शन है आसर्व, ऑप्शन बी है संवर, ऑप्शन सी है निर्जरा और ऑप्शन डी है बंधन। कर्म का जीवन की ओर प्रवाह जो आसर्व कहलाता है, जैन धर्म से संबंधित है आसर्व। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए तो उसे संवर कहते हैं। संवर जो है वो जब कर्म का प्रवाह जो जीवन की ओर रुक जाए तो उसे संवर कहते हैं। और निर्जरा जो है अवशिष्ट कर्म का जल जाना, अवशिष्ट कर्म का जल जाना जो उसे निर्वरा कहते हैं जैन धर्म में। ओके, और कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना जो है उसे बंधन कहते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पराजित किया था और दूसरा कथन है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इस विषय में जानकारी जो तमिल ग्रंथ और अशोक के अभिलेख से मिलती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। इसमें बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण पर विजय प्राप्त नहीं की थी, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ओके, और इसकी जानकारी जो है वो तमिल ग्रंथ और अशोक के अभिलेख में मिलता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलों की द्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था? चोलों की प्रारंभिक राजधानी जो उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। उरैयूर जो है वो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यह जो है चोलों की द्वीपीय राजधानी तथा सूती कपड़े का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। चोलों की द्वीपीय राजधानी तथा सूती का बहुत बड़ा केंद्र जो है वो उरैयूर द्वीप। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सवर ने की थी और दूसरा कथन है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। जौनपुर की स्थापना जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी और जबकि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है वो मलिक सवर ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो मलिक सरवर ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है वो 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था, न कि हुसैन शाह सरकी द्वारा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है 1408 में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया था, इब्राहिम शाह। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है सही है। तो इसमें केवल एक सही, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद यार दानिश नाम से किसने किया था?
ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी मौलाना हुसैन फैजी और ऑप्शन डी हाजी इब्राहिम सरहिंदी। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल फजल ने अनवर ए दास्ता नाम से तथा मौलाना हुसैन फैजी ने यार ए दानिश नाम से की थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा जारी करवाया। इसका प्रारूप जो है शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। अकबर ने मजहरनामा जो 1579 में सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व की वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था? ऑप्शन ए बटाई, ऑप्शन बी मुक्ताई, ऑप्शन सी मसाहत और ऑप्शन डी कोई नहीं। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्य 3 तरीके थे, बटाई, मुक्ताई और मशाहत। मशाहत में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को जो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बलबन को उगले खां की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति जो बलबन के हाथों में थी और 1249 ईस्वी में इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुमालकत का पद दिया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ओशिनियाई देशों एवं उनकी राजधानी के युग में कौन सा सही सुमेलित है? देश, राजधानी। वानाआतू की राजधानी जो है वो पोर्ट विला है। तो इसका जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो पोर्ट मोर्शवी है। पोर्ट मोर्शवी है। ओके, ना कि मजूरो। तो इसका जो ऑप्शन कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, या सही सुमेलित नहीं है। ओके। और किरीबती की राजधानी जो तरावा है। मजूरो जो है वो मार्शल द्वीप की राजधानी है। मजूरो जो है वो मार्शल द्वीप की राजधानी। मार्शल द्वीप की राजधानी है। ओके। तो इस प्रकार इसमें केवल इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें 1 और 3 जो है सही सुमेलित है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है और दूसरा कथन है लिंचेस्टाइन एक स्थलबद्ध देश है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जो कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और लिंचेस्टाइन जो यूरोप का एक स्थलबद्ध देश है। तो इसका जो कथन होगा वो भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। ऑप्शन है ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के मध्य, ऑप्शन बी निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य, ऑप्शन सी बाह्य क्रस्ट एवं बाह्य कोड और आंतरिक कोड के मध्य, और ऑप्शन डी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य। पृथ्वी के क्रस्ट को घनत्व में अंतर के आधार पर ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट में बांटा जाता है। घनत्व में यह अंतर जो दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के मध्य घनत्व संबंधित यह असंबद्धता जो कोनराड असंबद्धता कहलाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। कोनराड असंबद्धता जो है वो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य पाई जाती है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा एक टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए कुनलून, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी अल्पास और ऑप्शन डी अल्पेशियन। कुनलून, अल्पास, एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस इत्यादि जो है टर्शियरी या अल्पाइन युगीन पर्वत वलित पर्वत हैं, जबकि अल्पेशियन जो है एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण जो है कैलिडोनियन युग में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किनाबालू ज्वालामुखी अवस्थित है। ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी मलेशिया में और ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी जो मलेशिया में अवस्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? खारतून,
खारतून जो नील नदी के किनारे स्थित शहर है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ओके, सीन नदी के किनारे जो शहर बचा है वो पेरिस है, ना कि सिडनी। सीन नदी के किनारे जो बसा शहर है वो पेरिस 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 है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा शहर है, और बर्निल जो है वो सिप्री नदी के किनारे बसा शहर है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का ध्रुव पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? सर्बिया के खगोलविद मिल्टन मिलानुकोविच ने सुझाया था कि पृथ्वी का ध्रुव पर अवस्था बदलना जो जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बासेल थ्री मानकों का संबंध जो हो बैंकिंग क्षेत्र से, बासेल थ्री मानक का संबंध जो बैंकिंग क्षेत्र से, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और आईएमएफ जो विश्व बैंक का अंग नहीं है, इसमें बोला गया है आईएमएफ विश्व बैंक का अंग, आईएमएफ जो है विश्व बैंक का अंग नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो हो आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें केवल जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन है निर्धारिता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है जीवन प्रत्याशा, और ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति आय जो हो, ये तीनों जो है मानव विकास सूचकांक के तत्व हैं, जबकि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जो है इसका तत्व नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनसंख्या क्या महाविभाजन वर्ष, और सूची 2 में वर्ष। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष जो है 1921 में हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा, और थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। सेल की स्थापना जो है वो वर्ष 1974 में हुई थी। सेल की स्थापना जो वर्ष 1974 में हुई थी, तो इसका सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा, और सेबी की स्थापना जो वर्ष 1988 में हुई थी, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4 3 1 2 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समिति और सूची 2 में कार्य क्षेत्र। वांचू समिति का कार्य क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष कर से है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और दंतेवाला समिति का संबंध जो बेरोजगारी से है, तो इसका बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। दत्त समिति का संबंध जो औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और नरेश चंद्र समिति का संबंध जो कारपोरेट गवर्नर से है, तो इसका डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन ए आम बजट, ऑप्शन बी निष्पादन बजट, ऑप्शन सी है आउटकम बजट, और ऑप्शन डी जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट प्रणाली जो व्यय पर अंकुश लगाने की एक तार्किक प्रणाली है। इस प्रणाली में हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है तथा विगत व्यय को विचार का कोई आधार नहीं बनाया जाता है। विगत व्यय को भावी व्यय के लिए तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली या सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वित्त वर्ष के सूर्यास्त से पूर्व प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उसके प्रत्येक क्रियाकलाप व उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, जीरो बेस बजट सिस्टम को सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात भारत माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह मंदिर वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन बी इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था, और ऑप्शन डी है भारत माता मस्जिद देवी एवं देवता पर परंपरागत प्रतिमा है, और ऑप्शन डी है इसका शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी के काशी विद्यापीठ कैंपस में स्थित है, और इसका निर्माण जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ जो है महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था।
भारत माता मस्जिद जो है वो देवी और देवताओं का परंपरागत प्रतिमा नहीं है, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, भारत माता मंदिर के संदर्भ में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता मंदिर जो है वो देवता और देवी और देवता का परंपरागत प्रतिमा नहीं है, बल्कि भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर उद्योग एवं वाणिज्य जो उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1949 में आगरा में हुई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है गाजीपुर और ऑप्शन डी है सोनभद्र। अगरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, कथन एक है, इसका निर्माण जो 1967 में किया गया था, और दूसरा कथन है यह फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो सोनभद्र में है, और इसका निर्माण जो है 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था और 1971 में तैयार हुआ था। इसका निर्माण जो 1969 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ और 1971 में तैयार हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सत्य है, जबकि कथन दो जो है वो असत्य हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नहर और सूची 2 में उद्गम स्थल। शारदा नहर, शारदा नहर का उद्गम स्थल जो बनवासा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल जो है नरौरा है। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर का उद्गम स्थल जो है सहारनपुर है। तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और आगरा नहर का उद्गम स्थल जो है वो अकोला है, ओखला है, ओखला। तो इस प्रकार जो 4 है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र जो ललितपुर में स्थित है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो देश है वो 5 है। वो क्रमशः सरायबस्ती, सरायबस्ती में जो है वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। उसके बाद कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में पाया जाता है। तो इसमें सरायबस्ती नहीं है, तो इसमें जो कुशीनगर है वो सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जिला है, सॉरी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है वो 9.5% है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 9.5% जो है वो देश की कुल जनसंख्या में भागीदारी करता है उत्तर प्रदेश। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीपुर वन्य जीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन ए मिर्जापुर में, ऑप्शन बी चित्रकूट में, ऑप्शन सी है मैनपुर में और ऑप्शन डी है ललितपुर में। रानीपुर वन्य जीव विहार जो चित्रकूट में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है हामिरपुर, ऑप्शन सी है फर्रुखाबाद और ऑप्शन डी कालपी। कौशाम्बी, हामिरपुर तथा कालपी तीनों जो है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित शहर हैं, जबकि फर्रुखाबाद जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। फर्रुखाबाद जो गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को ऑप्शन ए लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी है संविधान के अस्पष्ट क्षेत्र की व्याख्या करते हुए, ऑप्शन से संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु इसकी सहायता ली जा सकती है, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों सही हैं। केशवनंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना तथा निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्र की व्याख्या के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है।
तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और संविधान को जो है लागू नहीं किया जा, संविधान की प्रस्तावना को जो है लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कथन ऑप्शन बी है वो भी सही है। तो इसमें बी और सी दोनों सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी है राज्य की विवेकाधीन शक्ति, ऑप्शन सी है राज्यपाल की पदावधि और ऑप्शन डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधित उपबंध कराता है। इसके अनुसार जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। पहला कथन है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। और दूसरा कथन है, क्षेत्रीय परिषद की संख्या जो 4 है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। क्षेत्रीय परिषद जो एक संवैधानिक निकाय है और जिसका गठन जो है वो राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो 5 है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो 5 है, 5 है। ओके, ना कि 4। इसमें एक मध्य और जोड़ लो। ओके, ये 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसमें कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार जो सहकारी समितियों के बोर्ड में उतनी संख्या में निर्देशक होंगे जितना जो है राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु यह संख्या जो है वो 21 से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अधिकतम जो है 21 संख्या जो है वो सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या जो 21 हो सकती है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में लिंग अनुपात जो है 993 है, 993 जो आंध्र प्रदेश में लिंग अनुपात है। कर्नाटक में जो 973 लिंग अनुपात है और तमिलनाडु में 996 और उड़ीसा में 979 लिंग अनुपात है। तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। केरल राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 10.4% है। 10.4% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में शिशु जनसंख्या प्रतिशत जो केरल में है। और पंजाब में जो है वो 11.2% जो पंजाब में है। और हरियाणा में जो 13.2% और जम्मू और कश्मीर में जो 17.5% है। तो इस प्रकार सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र में शिशु जनसंख्या प्रतिशत जो है वो केरल में है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। पंजाब राज्य में शिशु लिंग अनुपात जो है 846 है। पंजाब राज्य में 846 है शिशु लिंग अनुपात, जबकि हरियाणा में जो है 834 और उत्तर प्रदेश में जो है 902। उत्तर प्रदेश में 902 शिशु लिंग अनुपात है और छत्तीसगढ़ में जो है 969 है, 969। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, वेनेजुला अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। और दूसरा कथन है,
अभी हाल ही में वहाँ का बचा अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर बर्फ के मैदान में बदल गया है। और तीसरा कथन है वेनेजुला की सीमा जो इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील देश को स्पर्श करती है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला जो अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है दक्षिण अमेरिका के संबंध में। ओके। और वहाँ बचा अंतिम ग्लेशियर जो है हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में बर्फ के मैदान में बदल गया है। वेनेजुला की सीमा जो गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया देश को स्पर्श करती है, ना कि इक्वाडोर को। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो भी सही है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कैल्शियम कार्बाइड चर्चा का विषय बना। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। पहला कथन है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और दूसरा कथन है इससे एस्टिलीन गैस निकलता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है कैल्शियम कार्बाइड को खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। और चौथा कथन है फलों के पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी गई है। कैल्शियम कार्बाइड जो है एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यौगिक है जिसका उपयोग जो फलों को पकाने में किया जाता है। इससे एस्टिलीन गैस निकलती है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं, जिसके कारण जो है चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, त्वचा का अल्सर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके स्थान पर जो फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार जो इसमें प्रश्नगत दिए गए चारों कथन जो है वो सही है कैल्शियम कार्बाइड के संबंध में। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय वन्यजीव संस्था की स्थापना 1984 में देहरादून में की गई। और दूसरा कथन है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? भारतीय वन्यजीव संस्था की स्थापना जो वर्ष 1982 ईस्वी में देहरादून में की गई थी, ना कि वर्ष 1984 में। इसकी स्थापना भारतीय वन्यजीव संस्था की स्थापना जो वर्ष 1982 में देहरादून में की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और यह पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में विश्व बैंक समूह के एक हिस्से के रूप में की गई। ऑप्शन बी है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी है इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण प्रदान कर विकास योजना को संचालित कराना है। और ऑप्शन डी है हाल ही में इसने महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए भारत के HDFC बैंक को $500 बिलियन का ऋण प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना जो वर्ष 1956 में की गई। और यह जो सरकार को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए HDFC बैंक को $500 बिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वो सरकार को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करना है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरा कथन है उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बहुसंख्यकों के लिए भी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29(1) में भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार है। समानता यह माना जाता है कि अनुच्छेद 29 जो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था जो अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं जैसा कि समानता माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग जो है वो अनुभाग शब्द का अभिप्राय जो है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। तो इस प्रकार जो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 33 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तायुक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। और दूसरा कथन है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। और तीसरा कथन है इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 33 जो संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकार पर युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सके। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को, न कि राज्य विधानमंडल को। और साथ ही इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके, वह अनुच्छेद 33 के संबंध में गलत है। तो इसमें केवल 3 जो गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें केवल 3 जो सही नहीं है, बल्कि एक जो और तो जो है वो अनुच्छेद 33 के संबंध में सही है। तो इसमें केवल 3 नहीं सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? ऑप्शन ए राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। ऑप्शन सी है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो संविधान में निम्न परिवर्तन किए गए और वे हैं राज्य का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति दी गई। और दूसरा प्रावधान यह था कि केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। और तीसरा प्रावधान था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। और चौथा प्रावधान यह था कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, न कि उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय में यह व्यवस्था जो है उच्च न्यायालय में की गई थी। ओके, उच्च न्यायालय में, न कि उच्चतम न्यायालय में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा परिवर्तन में शामिल नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और दूसरा कथन है भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। और तीसरा कथन है केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय जो है भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है। और चौथा कथन है अनुच्छेद 243 भाग के तहत एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में 8 प्रकार के शहरी नगर शामिल है। भारत में जो 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन शामिल है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय जो है निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है और वे है आवास एवं शहरी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका जो कथन 3 है वो सही है। ओके, जबकि नगरपालिका के लिए वित्त आयोग का प्रावधान जो अनुच्छेद 243 में किया गया, ना कि अनुच्छेद 243 भा में। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी गलत हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के संबंध में। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 1 और 3 जो है सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 जो है वो गलत हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के संबंध में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुसूची और सूची 2 में विषय। तृतीय अनुसूची जो शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची जो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सातवीं अनुसूची जो संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विशेष सूची से संबंधित है। तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और आठवीं अनुसूची का संबंध जो है वो भाषा से है। तो इस पर डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से दिया गया है।
और ऑप्शन बी है व्यापार वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी है भारत राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से पारित है। और ऑप्शन डी है उद्देशिका की भाषा जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। व्यापार वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, ना कि जापान के संविधान से। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और शेष कथन जो है वो सही सुमेलित है। ओके, और शेष जो है सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।